हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अनलाइक चार्जेस भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इस फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या होती है, ये हमें कूलॉम्स लॉ ने बताया। ठीक है, कूलॉम्स ने बताया कि किसी मीडियम में रखे हुए दो चार्ज, उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस r है, तो लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात यह बताई कि अगर दोनों चार्जेस r दूरी पर सेपरेटेड हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूरी के स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसी दोनों स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं दो चार्जेस हैं, एक Q1 है प्लस Q1 है और दूसरा चार्ज है प्लस Q2 जी, एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर सिचुएटेड है। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। ये इस टाइप से r दूरी पर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक है, अब इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कूलॉम्स ने बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, यानी कूलॉम्स ने बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हम Q1 के मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट होता है तो फोर्स में भी इंक्रीमेंट होगा, या फिर Q2 के मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट होता है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड में भी इंक्रीमेंट होगा। मान लेते हैं हम Q1 के मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम Q2 के मैग्नीट्यूड को 8 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है, अगर हम किसी चार्ज के मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करेंगे तो फोर्स में इंक्रीमेंट होगा, यानी फोर्स भी बढ़ जाएगा। अब कूलॉम्स लॉ का दूसरा जो स्टेटमेंट है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। F inversely proportional to the square of the distance between two charges, यानी F directly proportional to 1 upon r square। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट को भी समझ लेते हैं। अगर दोनों चार्जों के बीच की दूरी को इंक्रीमेंट किया जाएगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर Q1 और Q2 चार्ज की सेपरेशन डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, यानी फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम R को कम कर देते हैं, सेपरेशन डिस्टेंस को कम कर देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। मान लेते हैं हम R की वैल्यू में 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करते हैं तो फोर्स जो है 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हम R की वैल्यू को हाफ कर देते हैं, यानी R को सेपरेशन डिस्टेंस को आधा कर देते हैं, तो फोर्स जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो F इक्वल टू हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा हमारा F इक्वल टू स्मॉल k मान लेते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर k क्या है बेटा, यहाँ पर जो k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट। इसे हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इट आल्सो, it is also known as Coulomb's constant। यानी k को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो बेटा k डिपेंड करता है, k इधर लिख लेते हैं, k डिपेंड्स अपॉन मीडियम। k किसके ऊपर डिपेंड करता है, k डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी k की वैल्यू जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब k की वैल्यू मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है, तो k की वैल्यू मीडियम के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगी, अगर हम चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर देते हैं, मान लो चार्जेस को हमने एयर से वाटर के अंदर रख दिया, तो उन दोनों के मध्य लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम चार्जेस का मीडियम, यानी चार्जेस के बिटवीन जो मीडियम है उसे अगर हम चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट में ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, k डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, यानी नेचर ऑफ द मीडियम। इन SI यूनिट k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2, ठीक है। इसकी SI यूनिट में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, SI सिस्टम में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2, ठीक है। और इसे रियलिटी में कैसे लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर -2। इसे अगर ऐसे लिखा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आया, यानी SI यूनिट्स के अंदर k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2 होता है, ठीक है। एंड k की वैल्यू रियलिटी में क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हमारा फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, हम इससे वैल्यू दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या दे देते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो k की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आपका दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो आपका दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है,
permittivity of free space, permittivity of free space और वैक्यूम। ठीक है, तो यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब यहां पर आगे देखते हैं। अब वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है। क्या है? दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है, तो फोर्स क्या लगेगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है तो फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगेगा। अगर हम इन दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस से निकालकर या फिर एयर से हटाकर किसी केरोसिन में रख दें, किसी वाटर में रख दें या किसी अदर मीडियम में रख दें, तो इसमें परमिटिविटी फ्री स्पेस की जगह परमिटिविटी किसकी आएगी? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। किसकी परमिटिविटी आएगी? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स की वैल्यू होगी, देखिए, if charges is placed in other medium, अगर चार्जेस को अगर अदर मीडियम में प्लेस कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? F m मीडियम के लिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन को हम m लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 रख सकते हो 5। तो अब यहां पर देखिए, जब फ्री स्पेस में फोर्स इतना था और मीडियम के अंदर फोर्स इतना है, तो देखिए, तो अगर हम इस फोर्स को, फ्री स्पेस वाले फोर्स को अगर हम मीडियम के फोर्स से डिवाइड दे दें, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5, अगर 4 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? F अपॉन Fm इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? F अपॉन Fm इक्वल टू होगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन r बोला जाता है। क्या है यहाँ पर? इसे एप्सिलॉन r बोला जाता है। इतना समझ में आया? तो यहां पर समझिए, अगर हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। वेयर एप्सिलॉन r यहां पर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, और यहां पर एप्सिलॉन m क्या है? यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन r यहां पर क्या? रिलेटिव परमिटिविटी।
ठीक है, ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। और यहाँ पर एप्सिलॉन एम क्या है, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम एम की जगह फिफ्थ में इस फॉर्मूले को कहां पर पुट कर दें, फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दें, यानी एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या निकल के आई, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को हम इस जगह पुट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला ये बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एम इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। यानी क्या हुआ भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करना है। अगर इसे यहां से देखा जाए, ये वाला वैल्यू निकाला जाए, ये देखो तो ये कितना है, एफ ही तो है, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस या फोर्स इन एयर, और बाकी क्या है एप्सिलॉन आर। यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं कि अगर दो चार्जेस के बिटवीन, टू चार्जेस के बिटवीन अगर हम कोई डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट कर देते हैं, यानी ये Q1 ये Q2, और इसके बिटवीन हमने क्या किया, एक डी इलेक्ट्रिक मीडियम डी इलेक्ट्रिक्स पुट कर दिया, यानी एक इंसुलेटर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, और यहाँ पर K कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें पुट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर फोर्स इन मीडियम, ये क्या एक मीडियम ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एफ एम इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन के। तो यानी कह सकते हो कि अगर हम चार्जेस को एयर से निकालकर किसी दूसरे मीडियम में प्लेस करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होने वाला है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी मीडियम की परमिटिविटी फोर्स को डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर फोर्स के बिटवीन कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, अगर दो चार्जेस के बिटवीन कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों चार्जेस के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अगर हम चार्जेस को उठाकर वाटर के अंदर, केरोसिन के अंदर, या फिर वैक्स, पेपर, माइका वगैरह उसके बीच में पुट कर देते हैं, तो उनका जो डिइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी इंसुलेटर्स का जो डिइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, फोर्स को अफेक्टेड करेगा। फोर्स को डिइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अपने फैक्टर से क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन के, यानी कहने का मतलब क्या है कि फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन के, यानी के यहाँ पर क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम यहाँ पर के को क्या लिख सकते हैं, के यहाँ पर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है के, क्या यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे देखते हैं, इसे कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो। तो देखिए यहां पर इसकी जो वैल्यू होती है
इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या होगा न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पर देखिए Fm इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन हम मान लेते हैं Fm इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन एप्सिलॉन r, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इक्वल टू इसका उल्टा कर दीजिए, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि परमिटिविटी का क्या मतलब होता है। तो परमिटिविटी हम ये कह रहे हैं कि किसी मीडियम की परमिटिविटी, कहने का मतलब क्या है कि दो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। यानी वाटर की परमिटिविटी अलग होगी, कैरोसिन की परमिटिविटी अलग होगी, वैक्स की परमिटिविटी अलग होगी, पेपर की परमिटिविटी अलग होगी, यानी जितने भी अदर मटेरियल्स हैं उनके, यानी मीडियम जितने भी मीडियम हैं उनकी परमिटिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, अब परमिटिविटी क्या करती है, फोर्स को डिक्रीज करने का काम करती है। यानी कहने का मतलब अगर हम एयर से चार्जेस को वाटर में लेके जाएंगे तो वाटर की परमिटिविटी फोर्स को डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, अब हम यहां पर निकालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो क्या निकल के आएगी भाई, फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे लगाओगे फ्री स्पेस, तो कितनी निकल के 1, यानी यहाँ पर भी जी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, फ्री स्पेस लगा दें, तो एप्सिलॉन नॉट को कट कर देगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। या फिर ये कह सकते हो जितने भी अदर मीडियम हैं उनकी परमिटिविटी, उनकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी अदर मीडियम हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, 1 से ज्यादा होने वाली है। क्योंकि एक तो किसकी है, रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, तो इसका मतलब अदर मटेरियल्स की क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरी बात ये समझिए, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम निकल के आएगी, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा निकल कर आएगी। जैसे फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है इस कंडीशन में। और अगर हम उन्हीं चार्जेस को फ्री स्पेस से हटाकर किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर देते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है उस मीडियम की परमिटिविटी के फैक्टर से कम हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कुछ वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो
तो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन -1, ठीक है, और न्यूटन -1 मीटर -2 और क्या होगा कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होगी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या वैल्यू होती है? फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 एंड कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो आज हमने आपको फोर्स को कूलम्बियन फोर्स या फिर कूलम्स फोर्स को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्केलर फॉर्म में समझाया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसी कूलम्बियन फोर्स को वेक्टर फॉर्म में समझाएंगे। आप जानते हैं कि जब फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स की एक डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो उस डायरेक्शन के साथ हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। हम फोर्स को आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे।